अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं कुरैशी सर की पाठशाला। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आज के हम अपने इस वीडियो में फ्रांस के संविधान को या फ्रांस के सियासी निज़ाम को डिस्कस करेंगे। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस ने लगभग 13 संविधान देखे, जो एक के बाद एक 13 बनते गए और बदलते गए। ठीक है, जो वर्तमान संविधान है, जो मौजूदा संविधान है, वो 4 अक्टूबर 1958 ईस्वी में संचालित हुआ, जो तब से अब तक चल रहा है। इसे फिफ्थ रिपब्लिक का संविधान भी कहा जाता है। सामान्यतः ये संविधान चार्ल्स डिगॉल की प्रेरणा के तहत बना था। ठीक है, तो इस समय देखते हैं, उस समय की थोड़ी सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं। जो मौजूदा संविधान है वही इतना स्टेबल संविधान है जो इतने लंबे पीरियड तक चला, 1958 से। नहीं तो 1789 से 4 अक्टूबर तक के 1958 तक के लगभग 13 संविधान बदल चुके थे। तो अब हम देखते हैं इस संविधान के बनने में कौन कौन सी परिस्थितियां थीं, क्या सूरत हाल रही थी। ये जो फ्रांस था, फ्रांस का एक उपनिवेश था अल्जीरिया में। ठीक है, अल्जीरिया में फ्रांस का उपनिवेश था। वहाँ फ्रेंच सेना काम कर रही थी, लेकिन फ्रांस की जो सरकार थी वो राजनीतिक रूप से कमज़ोर थी। उसकी राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उस समय फ्रांस के सैनिकों ने जनरल चार्ल्स डिगॉल के नेतृत्व में अल्जीरिया में बगावत कर दी थी और ये मांग रखी थी कि जनरल चार्ल्स डिगॉल को इनका नया फ्रांस का नया राष्ट्रपति बनाया जाए। तो जनरल चार्ल्स डिगॉल को नया राष्ट्रपति बनाया गया और जनरल चार्ल्स डिगॉल ने एक नया संविधान बनाया। ये संविधान जो था किसी जनता के प्रतिनिधियों ने नहीं बनाया था, जनता के द्वारा चुने गए लोगों ने नहीं बनाया था। ये एक आदमी और उसके द्वारा चुने गए लोगों ने बनाया था। उस आदमी का नाम था चार्ल्स डिगॉल। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये तानाशाही भरा रवैया था, लेकिन जो चार्ल्स डिगॉल ने संविधान बनाया वो आज तक के चल रहा है। इसका मतलब इसका इन लोगों को कुछ थोड़ा फ़ायदा भी हुआ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संविधान की कुछ विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस का संविधान लिखित संविधान है, संक्षिप्त है, अधिनियमित है। प्रारंभ में जब ये बना था तब इसमें 92 आर्टिकल्स थे, लेकिन 1962 में जब अल्जीरिया को आज़ाद किया गया तो उसके बाद से इसमें कुल मिलाकर के सिर्फ 89 आर्टिकल्स बचे, जो 17 अध्यायों में बटे हुए हैं। और इस संविधान में एक प्रस्तावना भी है जिसे प्रियम्बल कहते हैं। ठीक है, संविधान कैसा है? संविधान की प्रकृति कठोर है क्योंकि इसमें संशोधन प्रक्रिया जटिल है। संशोधन के दो तरीके हैं। अनुच्छेद 89 में संविधान में संशोधन के दो तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि संविधान में संशोधन की पहल प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर गणतंत्र के राष्ट्रपति और संसद के सदस्यों से संबंधित होगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है अगर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सरकारी विधेयक प्रस्तावित करता है और उसे 3/5 के बहुमत से पारित करवा ले जाता है, पारित किया जाता है, तो संविधान में क्या होगा, विधेयक को जनमत संग्रह के लिए लोगों के पास भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप संशोधन बन जाएगा अगर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उसे 3/5 बहुमत से प्रस्तावित करवा दे। और जो पहला तरीका है उसमें दोनों सदनों से प्रस्तावित होगा, उसके बाद उस पर जनमत संग्रह लिया जाएगा। मतलब संशोधन का तरीका थोड़ा बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई का मतलब होता है दो, कैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधायिका होती है। लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका, यानी फ्रांस में द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि नेशनल असेंबली और सीनेट से मिल करके संसद बनेगी। ठीक है, नेशनल असेंबली जो है ये निम्न सदन है और ये लोकप्रिय सदन है। इसकी सदस्य संख्या 577 होती है। ठीक है, जिन्हें डेप्यूटी कहा जाता है इसके सदस्यों को। इनके लोगों को जो लोगों द्वारा सीधे जनता द्वारा 2 राउंड वोटिंग सिस्टम के आधार पर चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर देखते हैं सीनेट। सीनेट ये एक उच्च सदन है। इसकी सदस्य संख्या 348 होती है। इन्हें लगभग चुना जाता है 1,50,000 अधिकारियों द्वारा चुना जाता है। जिनमें कौन कौन लोग होते हैं? जिनमें पार्षद होते हैं, महापौर, मेयर्स होते हैं, बड़े समुदायों के नगर के पार्षदों के साथ नेशनल असेंबली के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं इनके चुनाव में। ठीक है, प्रत्येक सीनेटर का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। सीनेट के अध्यक्ष को सीनेटरों में से चुना जाता है। फ्रांस में राष्ट्रपति की मृत्यु या पद से हटने के बाद
सीनेट का अध्यक्ष ही नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना रहता है। सीनेट का चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 24 वर्ष है। फिर अगला देखते हैं हम फ्रेंच एग्जीक्यूटिव यानी फ्रेंच कार्यकारिणी। फ्रेंच कार्यकारिणी में राष्ट्रपति को देखते हैं। तीसरे और चौथे गणतंत्र की तुलना में जो पाँचवें फिफ्थ रिपब्लिक है उसमें राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति को एक बार समझ लीजिए ऑल इन ऑल कहा गया है, क्योंकि जनरल चार्ल्स डिगॉल साहब फिफ्थ रिपब्लिक के राष्ट्रपति थे, इसलिए राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां हैं। ठीक है। फ्रांस के संविधान के अध्याय 2 में फ्रेंच संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर के 19 तक राष्ट्रपति से ही संबंधित है। ठीक है। राष्ट्रपति फ्रांसीसी संसद के निचले सदन यानी नेशनल असेंबली को भंग भी कर सकता है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का कमांडर एंड चीफ होता है। राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति फ्रांस की राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल को नियुक्त एवं बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की बैठक का जो होता है अध्यक्ष होता है। फ्रांस में संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकता है। प्रधानमंत्री तब तक सत्ता में रहेगा जब तक उसे नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा में विश्वास प्राप्त रहेगा। इसके बाद रहते हैं हम प्रधानमंत्री को देखते हैं। प्रधानमंत्री देखते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जिसे संसद का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी पार्टी या व्यक्ति को बिना किसी परामर्श के किसी को भी नियुक्त कर सकता है प्रधानमंत्री की पोस्ट पर, लेकिन ये बात याद रखिए, नियुक्त कर सकता है, बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री तब तक बना रहेगा जब तक उसे नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा में विश्वास प्राप्त रहेगा। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता, खाली बना सकता है। प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसे नेशनल असेंबली में विश्वास प्राप्त रहेगा। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और इधर सुन लीजिए राष्ट्रपति क्या होता है। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होता है। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। और देश के दिन प्रतिदिन के मामलों का संचालन प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट के अन्य संसद के सदस्य नहीं हैं, लेकिन संसद के प्रति जिम्मेदार हैं। वो मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करता है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को नेशनल असेंबली द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है यदि बाद में पूर्व के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया हो। अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दीजिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपदस्थ हो सकता है। अब देखते हैं फ्रेंच ज्यूडिशरी। फ्रांस की जो ज्यूडिशरी है वो बहुत ही अनोखी है। आपको पता होगा कि ब्रिटेन के संविधान में जो है रूल ऑफ लॉ बहुत फेमस है। आप समझ सकते हैं रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन है ब्रिटेन के संविधान में, या रूल ऑफ लॉ यानी छोटा बड़ा अमीर गरीब उस कानून में बहुत बराबर है, किसी को अलग दृष्टि से नहीं देखा जाता। लेकिन जो फ्रांस का संविधान है, फ्रांस का संविधान एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए मशहूर है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब होता है प्रशासनिक कानून के लिए मशहूर है। ठीक है। फ्रांस की न्यायिक प्रणाली इस मामले में अनूठी है कि यह सरकार के अधीन काम करती है। फ्रांस के लोग न्यायालय को भी उसी तरह समझते हैं जैसे कि डाक खाने को, पोस्ट ऑफिस को। जैसे पोस्ट डिपार्टमेंट है उसी तरह से वहाँ जुडिशियल भी एक डिपार्टमेंट है, वो भी सरकार के नीचे आता है, जिसका अर्थ है कि फ्रांस में शक्ति विभाजन नहीं है, सत्ता का विभाजन नहीं है। फ्रांसीसी न्यायपालिका की विशेषताएं हैं कि फ्रांस में संहिताबद्ध कानून है। दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए अलग अलग अदालतें नहीं हैं। दीवानी यानी कि सिविल और फौजदारी यानी क्रिमिनल। सिविल एंड क्रिमिनल जो प्रोसीजर होता है उनके लिए कोई अलग अलग कोर्ट्स नहीं है, एक ही कोर्ट्स में दोनों मामलों की सुनवाई हो जाती है, सिविल की भी और क्रिमिनल की भी। ठीक है। अब देखते हैं फ्रांस में न्यायालयों के प्रकार। फ्रांस में 5 प्रकार के न्यायालय हैं। नंबर 1 सामान्य न्यायालय, ऑर्डिनरी कोर्ट्स। प्रशासनिक न्यायालय जो प्रशासनिक अधिकारियों सरकारी कर्मचारियों के बीच विवादों को देखते हैं या सरकार और पब्लिक के बीच विवादों को देखते हैं। और एक है संवैधानिक परिषद
ये अर्ध न्यायिक संस्था है, इसके बारे में बताएंगे। और एक आता है उच्च न्यायिक परिषद, द हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी। और एक आता है न्याय का न्यायालय, द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको एक बात हम यहाँ ये क्लियर करते चलें कि जो फ्रांस है, यहाँ जुडिशियल रिव्यू की पावर हाई सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन की पावर नहीं है। लेकिन इस चीज़ को बैलेंस किया है संवैधानिक परिषद, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के द्वारा। तो अभी बता देते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक संस्था है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। इसमें 9 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है, ठीक है। हर तीसरे साल 1/3 सदस्य क्या होते हैं? संवैधानिक परिषद से रिटायर हो जाते हैं। इसमें राष्ट्रपति 3, लोअर हाउस का अध्यक्ष 3 और अपर हाउस का अध्यक्ष क्या करता है? ये सब लोग 3 सदस्यों को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। कुल मिलाकर के 9 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति, लोअर हाउस का अध्यक्ष और अपर हाउस का अध्यक्ष 3 6 3 9, ये लोग 3 लोगों को नियुक्त करते हैं। कुल 9 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। हर तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रांस में पूर्व राष्ट्रपति इसके आजीवन सदस्य होते हैं। संवैधानिक परिषद के पास ये ताकत है कि वो कानून की संवैधानिक समीक्षा की जांच करती है। इसके अतिरिक्त ये चुनाव के समय आयोग का कार्य भी संवैधानिक परिषद भी करती है, ठीक है। ये अर्ध न्यायिक परिषद है, संस्था है। मैंने आपको बताया था कि जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, लेकिन ये जो संवैधानिक परिषद है, जो भी संसद कानून बनाती है उसकी ये संवैधानिकता की जांच ये करती है। और जब चुनाव आते हैं तो यही संवैधानिक परिषद चुनाव आयोग का भी कार्य करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रांस में पार्टी सिस्टम इन फ्रांस का पार्टी सिस्टम के बारे की अगर हम बात करें तो फ्रांस में एक बहुदलीय प्रणाली है और भारतीय संविधान के विपरीत है। फ्रांसीसी संविधान राजनीतिक दलों का उल्लेख करता है। पहला ऐसा संविधान है जिसके संविधान में खुद राजनीतिक दलों का नाम लिखा हुआ हो, राजनीतिक दलों के बारे में मेंशन किया हो। अनुच्छेद 4 ये घोषित करता है कि मतदान के अधिकार के प्रयोग में दल, राजनीतिक समूह एक अहम भूमिका निभाते हैं। पार्टियां बनाने का अधिकार और उनकी कार्रवाई की स्वतंत्रता अप्रतिबंधित है। उन्हें राष्ट्रीय संप्रभुता और लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। ये अनुच्छेद 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।